हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी नोट्स, जो कि भारतीय इतिहास का दोस्तों क्लास 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके इस पुस्तक को बनाया गया है दोस्तों। और ये पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों। चलिए आज का चैप्टर देखते हैं दोस्तों। आज का चैप्टर है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन द्वितीय चरण। हम लोगों ने पिछले क्लास में दोस्तों देख चुके हैं कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण और ये जो द्वितीय चरण है दोस्तों 1915 से लेकर 1937 के बीच चला है। स्रोत के रूप में देखते हैं दोस्तों कि किस स्रोत से इस चैप्टर को बनाया गया है। तो ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 9 भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 16 भारत का स्वाधीनता संघर्ष, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 11 राष्ट्रवादी आंदोलन 1905 से 18 उग्र राष्ट्रवाद का उदय, और चैप्टर 12 स्वराज के लिए संघर्ष जो कि 1919 से 1927 के बीच हुआ दोस्तों, और चैप्टर 13 स्वराज के लिए संघर्ष जो 1927 से 1947 है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण रहा। इसी चरण में कांग्रेस लीग समझौता तथा होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई। इस चरण की सबसे उल्लेखनीय घटना महात्मा गांधी का भारत आगमन तथा उनका राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभालना था, जिससे आंदोलन की दशा एवं दिशा दोनों परिवर्तित हो गई। यहीं से राष्ट्रीय आंदोलन के गांधीवादी चरण का आरंभ हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों प्रमुख अधिवेशन, आंदोलन एवं धाराएं। वर्ष 1915 से 1935 के बीच हुए अधिवेशन, आंदोलन एवं घटनाओं का विवरण निम्न है। पहला है दोस्तों लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था। राष्ट्रवादी भावना और राष्ट्रीय एकता की आकांक्षा के कारण वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ऐतिहासिक महत्व की दो घटनाएं हुई। पहली, कांग्रेस के दोनों दल जो कि गर्म दल और नरम दल थे पुनः एक हो गए। दूसरी, लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों में समझौता हो गया। लखनऊ अधिवेशन में उग्र राष्ट्रवादियों के प्रवेश के कारण निम्न थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लखनऊ अधिवेशन में याद रखना दोस्तों कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ, तो 1916 में हुआ था दोस्तों। और इसमें मुख्य रूप से दो घटनाएं घटी। पहला घटना यह था कि कांग्रेस का जो विखंडन 1907 में सूरत अधिवेशन में हो गया था, नरम दल और गरम दल में, वो दोनों पुनः एक हो गए। और दूसरी घटना यह थी दोस्तों कि लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच समझौता हो गया था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों कि क्या कारण थे। तो पुराने विवाद अब अर्थहीन हो गए थे। आपसी मतभेद के कारण कांग्रेस राजनीतिक निष्क्रियता का शिकार हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले तथा फिरोज शाह मेहता का देहांत हो जाने के कारण व्यापक विरोध की संभावनाएं कम हो गई थी तथा बाल गंगाधर तिलक ने भी घोषित किया कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन यानी डोमिनियन के पक्षधर हैं, न कि पूर्ण स्वतंत्रता के। उन्होंने इसे स्वराज कहा। आगे देखते हैं दोस्तों कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन सूरत फूट जो कि 1907 के बाद एकता का पहला अधिवेशन था। इसने स्वशासन के लिए संवैधानिक सुधारों की मांग की। वर्ष 1916 में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना तथा कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को समीप लाने में एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की यह एकता कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर के साथ स्थापित हुई। इस समझौते को सामान्यतः लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों लखनऊ समझौते में क्या हुआ, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए थे दोस्तों, इनके बीच समझौता हो गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग को समीप लाने में बाल गंगाधर तिलक एवं जिन्ना की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि ये दोनों मानते थे कि केवल हिंदू मुस्लिम एकता के द्वारा ही स्वशासन को प्राप्त किया जा सकता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अपने अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया तथा अलग अलग चुनाव मंडलों के आधार पर राजनीतिक सुधारों की एक साझी योजना सामने रखी और मांग की कि ब्रिटिश सरकार यथाशीघ्र भारत को स्वशासन दे। आगे देखते हैं दोस्तों लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था, किंतु पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को समर्थन देने से इस समझौते से संप्रदायवाद को सुदृढ़ता प्राप्त हुई। आगे देखते हैं दोस्तों लखनऊ समझौतों की महत्ता देखते हैं। लखनऊ समझौते
की महत्ता इस तथ्य में निहित है कि इसने नरमपंथी और उग्र राष्ट्रवादियों के मध्य तथा राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एकता स्थापित की, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया उत्साह उत्पन्न हो गया। भारत ने सरकार ने राष्ट्रवादी जनमत को संतुष्ट करने के लिए 20 अगस्त 1917 को घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्य के अखिल अंग के रूप में भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की दृष्टि से स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना उसकी नीति थी। इसके पश्चात जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा की गई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना इसमें कि जुलाई 1918 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा की गई, सुधारों की घोषणा की गई, जबकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया वो 1919 में आया दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन जो कि 1916 में हुआ था दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ, 1916 में हुआ। अनेक भारतीय नेताओं का मानना था कि सरकार तब तक वास्तविक अधिकार नहीं देगी जब तक कि उसके ऊपर जनता का दबाव न डाला जाए, इसलिए एक वास्तविक राजनीतिक आंदोलन की आवश्यकता थी। इसी आवश्यकता को देखते हुए वर्ष 1915-16 में 2 होम रूल लीगों की स्थापना की गई। इनमें से एक लीग के नेता बाल गंगाधर तिलक थे तथा दूसरे के नेता एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर थे। इन दोनों होम रूल लीगों ने आपसी सहयोग से संपूर्ण देश में इस मांग को प्रचारित किया कि युद्ध के पश्चात भारत को होम रूल या स्वशासन दिया जाए। होम रूल अर्थात दोस्तों, होम मतलब घर होता, रूल मतलब शासन, यानी घरेलू शासन यानी स्वशासन दिया जाए। होम रूल आंदोलन के दौरान ही तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किनके द्वारा नारा दिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नारा दिया गया था। और किस समय दिया गया था? तो होम रूल लीग आंदोलन के दौरान दिया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, इन दोनों लोगों ने तीव्रता से प्रगति की ओर होम रूल आंदोलन की मांग पूरे देश में विस्तृत हो गई। कांग्रेस की निष्क्रियता से दुखी अनेक नरमपंथी राष्ट्रवादी भी होम रूल लीग आंदोलन से जुड़ गए। इन होम रूल लीगों के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार ने शीघ्र ही दमन का मार्ग अपनाया और जून 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया, किंतु जनता के विरोध के कारण विवश होकर सरकार ने सितंबर 1917 में उन्हें छोड़ दिया। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार तक था। बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव एनसी केलकर थे। तो दोस्तों, मुख्य रूप से याद रखना है दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग का जो प्रभाव था वो किस किस क्षेत्र में था? तो कर्नाटक और महाराष्ट्र, जो कि बम्बई को छोड़कर, और मध्य प्रांत एवं बरार तक था दोस्तों। जबकि बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव एनसी केलकर थे। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में, कहाँ दोस्तों? तो मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की तथा जॉर्ज को अपनी लीग का सचिव बनाया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की कहाँ स्थापना की? तो मद्रास में किया दोस्तों। कब किया? सितंबर 1916 में किया। और इसके सचिव कौन थे? तो जॉर्ज को इनके सचिव बनाए गए। एनी बेसेंट की लीग से सुब्रमण्यम अय्यर, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, बीपी वाडिया जैसे नेता जुड़े थे। मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग का कार्य बंद कर दिया तथा तिलक के वैलेंटाइन चिरोल इंडिया अनरेस्ट के लेखक पर मानहानि का मुकदमा करने के लिए लंदन जाने के कारण यह आंदोलन नेतृत्व विहीन होकर समाप्त हो गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें याद रखना है कि इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन हैं? तो वैलेंटाइन चिरोल। आगे देखते हैं दोस्तों, गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया और इंडियन अधिनियम नामक एक अखबार का प्रकाशन आरंभ किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें याद रखना है कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और 1894 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने नटाल भारतीय कांग्रेस की गठन किया।
और इंडियन अधिनियम नामक एक अखबार का भी प्रकाशन किया दोस्तों। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रथम बार प्रयोग वर्ष 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। सत्याग्रह का अर्थ सत्य हेतु अहिंसक संघर्ष। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रथम बार प्रयोग सत्याग्रह का कहाँ किया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था दोस्तों। कब किया गया था, 1906 में किया गया था दोस्तों। सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी ने हेनरी डेविड थोरो के निबंध सिविल डिसओबीडियंस से ली थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि गांधी जी को प्रेरणा कहाँ से मिली थी सत्याग्रह की, तो हेनरी डेविड थोरो के निबंध सिविल डिसओबीडियंस से ली थी। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत आगमन पर गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। गोपाल कृष्ण गोखले के परामर्श पर गांधी जी ने 2 वर्षों यानी 1915 और 16 तक पूरे देश में भ्रमण किया। तत्पश्चात उन्होंने वर्ष 1917-18 में 3 प्रारंभिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। इन आंदोलनों का विवरण निम्न है। पहला है दोस्तों चंपारण सत्याग्रह, वर्ष 1917 में हुआ था दोस्तों। वर्ष 1917 का चंपारण, जो कि बिहार में स्थित है, सत्याग्रह गांधी जी का पहला बड़ा सत्याग्रह था। चंपारण के नील के खेतों में कार्य करने वाले किसानों पर यूरोपीय नील बागान मालिक अत्यधिक अत्याचार करते थे। वे किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करने तथा उसे निर्धारित दामों पर बेचने के लिए बाध्य करते थे। इस समस्या से छुटकारा पाने हेतु अनेक किसानों ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें दोस्तों कि किस लिए चंपारण के किसान विरोध कर रहे थे, तो नील की खेती का विरोध कर रहे थे। किस लिए, तो दोस्तों तो टोटल 20 कट्ठे, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है दोस्तों, तो 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में जो है नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था दोस्तों, इसलिए। आगे देखते हैं दोस्तों, गांधी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, जेपी कृपलानी, नरहरि पारिख और महादेव देसाई के साथ वर्ष 1917 में चंपारण पहुंचे और किसानों की स्थिति की विस्तृत जांच पड़ताल की। चंपारण के ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें चंपारण से चले जाने का आदेश दिया, किंतु गांधी जी नहीं माने। अंततः विवश होकर ब्रिटिश सरकार ने एक जांच समिति का गठन किया, जिसमें गांधी जी भी सदस्य के रूप में शामिल थे। आगे देखते हैं दोस्तों, गांधी जी आयोग को यह समझाने में सफल रहे कि 3 कठिया पद्धति यानी 3/20 भाग पर नील की खेती करने की प्रथा समाप्त होनी चाहिए तथा किसानों से जो धन अवैध रूप से वसूला गया है उसके लिए किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके पश्चात बागान मालिक अवैध वसूली का हिस्सा लौटाने को तैयार हो गए। आगे देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 में हुआ था दोस्तों। वर्ष 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के मजदूर और मिल मालिकों के एक विवाद में हस्तक्षेप किया। यहाँ पर मालिकों एवं मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का रीजन क्या था दोस्तों, तो प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। इसी के बीच महात्मा गांधी पहुंचे थे। गांधी जी ने मजदूरों को मजदूरी में वृद्धि की मांग करने तथा इसके लिए शांतिपूर्वक हड़ताल करने की सलाह दी। इस आंदोलन के दौरान स्वयं गांधी जी ने मजदूरों की ओर से आमरण अनशन किया। गांधी जी के अनशन ने मिल मालिकों पर दबाव डाला, जिससे वे मजदूरी में 35% की वृद्धि कर पर सहमत हो गए। इस आंदोलन में मिल मालिकों में से एक अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन ने गांधी जी का साथ दिया था दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में हुआ था दोस्तों। याद रखना है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ, 1918 में हुआ दोस्तों। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल नष्ट हो जाने पर भी सरकार ने लगान छोड़ने से इनकार कर दिया और पूरा लगान वसूलने का निर्देश जारी किया गया। अतः किसानों ने आंदोलन आरंभ कर दिया। इस आंदोलन में गांधी जी ने किसानों का साथ दिया और उन्हें सलाह दी कि जब तक लगान में छूट नहीं मिलती है वे लगान देना बंद कर दें। अंततः सरकार ने केवल उन्हीं किसानों से लगान वसूलने के आदेश दिए जो लगान दे सकते हैं हो। इस प्रकार ये आंदोलन समाप्त हो गया। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी बने थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि किस दौरान जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गांधी जी के अनुयायी बने, तो खेड़ा सत्याग्रह के दौरान। आगे देखते हैं दोस्तों, रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में आया दोस्तों।
1919 में रॉलेट एक्ट आया दोस्तों। देश में फैल रही राष्ट्रीयता की भावना तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार को पुनः शक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि भारत रक्षा अधिनियम, जिसे युद्ध काल में सरकार विरोधी तत्वों के दमन के लिए पास किया गया था, की अवधि समाप्त हो रही थी। इसी संदर्भ में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन समिति का गठन 10 सितंबर 1917 को किया गया। इस समिति को यह जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध रखने वाले षड्यंत्र कहाँ तक विस्तृत हैं और इनसे निपटने के लिए किस प्रकार के कानून की आवश्यकता है। रॉलेट समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1918 में पेश की। समिति के प्रतिवेदन के आधार पर 2 विधेयक बनाए गए। 18 मार्च 1919 को क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम को पारित कर दिया गया और इसकी अवधि 3 वर्ष थी। इसे ही रॉलेट एक्ट कहा जाता है। यानी रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ दोस्तों? तो 18 मार्च 1919 को क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम को पारित किया गया दोस्तों, और इसे ही रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, रॉलेट एक्ट का प्रावधान क्या था दोस्तों। मार्च 1919 में सरकार ने केंद्रीय विधान परिषद के प्रत्येक भारतीय सदस्य द्वारा विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया। इस एक्ट में सरकार को अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी भारतीयों पर अदालत में मुकदमा चला सकती थी और दंड दिए बिना जेल में बंद कर सकती थी। इस एक्ट के द्वारा कैदी को अदालत में प्रत्यक्ष उपस्थित करने यानी ब्रिटेन के कानून को भी निलंबित कर दिया गया था दोस्तों। राजद्रोहात्मक कार्यों के संदेह मात्र से ही किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 वर्षों तक के लिए कैद किया जा सकता था या किसी स्थान पर नज़रबंद किया जा सकता था दोस्तों। एक्ट का विरोध क्यों हो रहा था? तो केंद्रीय विधानमंडल में जब भारतीयों का विरोध विधेयक को कानून बनने से नहीं रोक पाया, तो मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहरुल हक ने केंद्रीय विधानमंडल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। तो किसने किसने त्यागपत्र दिया दोस्तों? तो मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मजहरुल हक ने। अन्य राष्ट्रवादियों की भांति गांधी जी को भी रॉलेट एक्ट से निराशा हुई, अतः उन्होंने वर्ष 1919 में एक सत्याग्रह सभा का गठन किया। पूछा जाता है दोस्तों कि सत्याग्रह सभा का गठन कब किया गया? तो 1919 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। इस सभा के सदस्यों ने इस कानून को पालन न करने तथा गिरफ्तारी एवं जेल जाने की शपथ ली। गांधी जी सत्याग्रह सभा के अध्यक्ष थे। सत्याग्रह सभा का मुख्य कार्य प्रचार साहित्य का प्रकाशन एवं वितरण, सत्याग्रहियों के हस्ताक्षर एकत्रित करना तथा उन्हें अहिंसक कार्यों का प्रशिक्षण देना था। सत्याग्रह आयोजित करने में राष्ट्रवादी प्रेस ने बहुत सहायता की। आगे देखते हैं दोस्तों, 30 मार्च 1919 को दिल्ली से सत्याग्रह प्रारंभ हो गया। स्वामी श्रद्धानंद के जुलूस पर पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई। अमृत बाजार पत्रिका ने इसे भारी भूल तथा बॉम्बे क्रॉनिकल ने इसे दमन का चरम रूप कहकर पुकारा था दोस्तों। इस एक्ट को भारतीय जनता ने काला कानून तथा बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के कानून की संज्ञा देकर इसकी आलोचना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि किस कानून को काला कानून भारतीयों ने कहा, तो रॉलेट एक्ट कानून को भारतीयों ने काला कानून कहा और इसे बिना अपील, बिना दलील तथा बिना वकील के कानून की भी संज्ञा दी दोस्तों। इस घटना के पश्चात गांधी जी का पंजाब तथा दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी पलवल यानी हरियाणा में प्रवेश के समय गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बम्बई ले जाकर रिहा कर दिया। इस एक्ट के विरोध में बम्बई में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा बनाई, जिसके सदस्य जमुना दास, द्वारका दास, शंकर लाल बैंकर, उमर सोमानी, बीजी हार्निमन आदि थे। गांधी जी के नेतृत्व में 30 मार्च 1919 की तिथि एक अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन के लिए निर्धारित की गई थी। यद्यपि इसे बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दिया गया और सत्याग्रहियों द्वारा हिंसा का मार्ग अपनाए जाने के कारण गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह वापस ले लिया दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट देखते हैं दोस्तों, जालियांवाला हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया।
इस सभा में लोग 10 अप्रैल 1919 को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने तथा कांग्रेसी नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ दोस्तों। और ये किस लिए हो रहा था, तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए लोग जो है जमा हुए थे अमृतसर के जलियांवाला बाग में दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अमृतसर के तत्कालीन ब्रिटिश कमांडर जनरल डायर इस सभा के आयोजन से अत्यंत परेशान हुआ और उसने जलियांवाला बाग को चारों ओर से घेर कर वहां एकत्रित लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस गोलीकांड में हजारों लोग मारे गए तथा घायल हुए। इस हत्याकांड के पश्चात पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। इस घटना के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था तथा जबकि सैन्य अधिकारी रेगिनाल्ड रेक्स डायर था जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसमें याद रखना है कि पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय माइकल ओ डायर था, जबकि गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो रेक्स डायर ने दिया था जो कि सैन्य अधिकारी था दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी थी और इस हत्याकांड के विरोध में सर शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र किसने दे दिया था, तो सर शंकरन नायर ने दिया था। हत्याकांड के अभियुक्त जनरल डायर को सजा के रूप में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। ब्रिटेन में डायर की प्रशंसा में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में भाषण दिए गए तथा उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, हंटर कमीशन। कांग्रेस के बार बार आग्रह एवं व्यापक असंतोष को ध्यान में रखकर घटना की जांच करने के लिए 19 अक्टूबर 1919 को हंटर आयोग का गठन किया गया दोस्तों। इस कमीशन में भारतीय सदस्यों में चमनलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण तथा साहिबजादा सुल्तान अहमद खान शामिल थे। हंटर कमीशन ने डायर पर कोई दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश नहीं की। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि हंटर आयोग का संबंध किससे है, तो 19 अक्टूबर 1919 को जो हुआ था दोस्तों, गठन किया गया था, यह जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। आगे देखते हैं दोस्तों, मालवीय समिति। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय समिति का गठन किया था। इस समिति में मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, CR दास, अब्बास तैयब जी तथा MR जयकर आदि शामिल थे। इसे तहकीकात कमेटी भी कहा गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि भारतीय कांग्रेस के द्वारा जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई, तो मालवीय समिति बनाई गई दोस्तों, और इसे तहकीकात कमेटी के नाम से जाना जाता है, जबकि अंग्रेजों के द्वारा हंटर कमेटी का गठन किया गया था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ, 1919 में। भारतीय मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिकों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की के साम्राज्य को हानि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन युद्ध के बाद तुर्की का विघटन कर दिया गया था। तुर्की के साथ हुए अन्याय के विरुद्ध वर्ष 1919 में मोहम्मद अली तथा शौकत अली, जिन्हें जो फेमस है दोस्तों अली बंधु के नाम से, अबुल कलाम आज़ाद, हसरत मोहानी और अन्य लोगों के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली ने अपने पत्र कामरेड के माध्यम से खिलाफत आंदोलन का प्रचार प्रसार भी किया। इस आंदोलन को चलाने के लिए जो खिलाफत कमेटी बनी थी उसमें गांधी जी भी शामिल हुए। गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देखा। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है खिलाफत दिवस कब मनाया गया दोस्तों, तो 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को 23 नवंबर को इसका पहला सम्मेलन दिल्ली में फजलुल हक की अध्यक्षता में हुआ और अगले दिन सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी ने की। वर्ष 1920 के आरंभ में गांधी जी ने घोषणा की कि खिलाफत का प्रश्न संवैधानिक सुधारों तथा पंजाब के अत्याचारों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि तुर्की के साथ शांति संधि सब मुसलमानों को संतुष्ट नहीं करती है तो वे असहयोग आंदोलन करेंगे दोस्तों।
जून 1920 ईस्वी में इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज से नाम से जाना जाता है दोस्तों, में सभी दलों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों के बहिष्कार का एक कार्यक्रम किया गया। खिलाफत आंदोलन ने 31 अगस्त 1920 को एक असहयोग आंदोलन का आरंभ किया तथा इसका नेतृत्व गांधी जी को सौंपा गया दोस्तों। असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से लेकर 22 तक चला दोस्तों, अंग्रेजों की शोषणकारी नीति, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत का मुद्दा, सरकार की दमनकारी नीतियां आदि सभी ने गांधी जी को एक नए आंदोलन हेतु प्रेरित किया। अतः गांधी जी ने सरकार के साथ असहयोग करने का निर्णय लिया। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन में गांधी जी की इस योजना को स्वीकृति मिली कि जब तक पंजाब तथा खिलाफत संबंधी अत्याचारों पर उचित कार्रवाई नहीं होती है और स्वराज्य स्थापित नहीं होता है, तब तक सरकार से असहयोग किया जाएगा। असहयोग के प्रमुख कार्यक्रम देखते हैं दोस्तों। कलकत्ता कांग्रेस के विशिष्ट अधिवेशन में कांग्रेस ने सरकार से असहयोग के लिए निम्न कार्यक्रम बनाए। सरकारी शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार कर दिया दोस्तों। अदालतों एवं विधानमंडलों का भी बहिष्कार कर दिया गया। विदेशी वस्त्रों का त्याग कर दिया गया दोस्तों। सरकारी उपाधियों एवं सम्मानों का त्याग कर दिया गया दोस्तों। सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिए लोगों ने। खादी वस्त्रों का उपयोग करा। सरकारी करों का भुगतान ना करना और सरकारी कानूनों को शांतिपूर्वक उल्लंघन करना था दोस्तों। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस के असहयोग संबंधी कार्यक्रम को दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अनुमोदित कर दिया गया। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन 1920 के अध्यक्ष एम वीर राघवाचार्य थे। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। पहला दोस्तों, प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया। कांग्रेस के नेतृत्व 15 सदस्यों की एक वर्किंग कमेटी को सौंपा गया, जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव शामिल थे। गांव, कस्बों एवं मोहल्ले तक कांग्रेस समितियों का गठन किया गया। कांग्रेस सदस्यता शुल्क घटाकर प्रति वर्ष 4 आने यानी 25 पैसे कर दिया गया दोस्तों, ताकि निर्धन ग्रामीण एवं नगर के निर्धन लोग भी इसके सदस्य बन सकें। 300 सदस्यों वाली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन किया गया। स्वयं सेवकों का दल बनाना और इसमें 1.5 लाख स्वयं सेवकों की भर्ती का लक्ष्य रखा गया। उपरोक्त परिवर्तनों के अतिरिक्त स्वदेशी, विशेष रूप से हाथ की कताई बुनाई को प्रोत्साहन देना, हिंदुओं में अस्पृश्यता निवारण, हिंदू मुस्लिम एकता का संवर्धन तथा यथासंभव हिंदी के प्रयोग आदि को सम्मिलित किया गया। गांधी जी ने यह आश्वासन दिया कि यदि हम इन कार्यक्रमों पर अमल करेंगे तो 1 वर्ष के अंदर स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं असहयोग आंदोलन के अभूतपूर्व दौर। वर्ष 1921-22 आंदोलन का एक अभूतपूर्व दौर था। इस समय हजारों की संख्या में छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़कर राष्ट्रीय स्कूलों एवं कॉलेजों में प्रवेश लिया। देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, किचलू राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, टी प्रकाशम और आसफ अली जैसे वकीलों ने अपने वकालतें छोड़ दी। असहयोग आंदोलन में स्त्रियों ने बहुत उत्साह से भाग लिया और अपने वस्त्र एवं आभूषणों का दान कर दिया दोस्तों। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया और संपूर्ण देश में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई तथा खादी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गई। जुलाई 1921 में एक प्रस्ताव पारित करके खिलाफत आंदोलन ने घोषणा कि कोई मुसलमान भारत की सेना में भर्ती नहीं होगा। सितंबर में राजद्रोह का आरोप लगाकर अली भाइयों को कैद कर लिया गया दोस्तों। सरकार ने आंदोलन को समाप्त करने के लिए दमन का सहारा लिया। वर्ष 1921 के अंत तक गांधी जी को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण नेता तथा 3000 अन्य लोग जेल में बंद हो गए। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत भ्रमण के दौरान उनका व्यापक विरोध किया गया और दिसंबर 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में इस बात का संकल्प किया गया कि स्वराज स्थापित होने तक अहिंसक आंदोलन जारी रहेगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों असहयोग आंदोलन की प्रगति।
वर्ष 1921 के अंत तक आंदोलन जनता तक अपनी पहुंच बना चुका था। संयुक्त प्रांत तथा बंगाल के हजारों किसानों ने असहयोग का पालन किया। संयुक्त प्रांत के कुछ भागों में बटाईदारों ने जमींदारों को अनुचित मांगे मानने से इनकार कर दिया। पंजाब में सशक्त अकाली विद्रोह उत्पन्न हो गया, जो आरंभ में धार्मिक सुधारवादी आंदोलन था, लेकिन कुछ समय के लिए असहयोग आंदोलन के साथ एक रूप हो गया। नवंबर 1925 में सिख गुरुद्वारा एवं श्राइन एक्ट के द्वारा गुरुद्वारों का नियंत्रण शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के हाथों में दे दिए जाने से यह आंदोलन समाप्त हो गया। दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों असम में चाय बागानों के मजदूरों ने असहयोग आंदोलन के पक्ष में हड़ताल की। मिदनापुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड को कर देने से इनकार कर दिया। डुग्गीराला गोपाल कृष्ण नैया के नेतृत्व में गुंटूर में एक शक्तिशाली आंदोलन आरंभ हो गया। केरल के कुछ भागों में विद्रोह आरंभ हो गया। अधिकांश विद्रोही मोपला किसान थे। विद्रोह की बर्बरतापूर्वक समाप्त कर दिया गया। 2000 से अधिक मोपला मारे गए तथा 45,000 को बंदी बना लिया गया। दोस्तों 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने घोषणा की कि यदि 7 दिनों के अंदर राजनीतिक बंदी रिहा नहीं किए जाते हैं और प्रेस पर सरकार का नियंत्रण समाप्त नहीं होता है, तो वे करों की गैर अदायगी समेत एक सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों चौरी चौरा कांड दोस्तों एवं असहयोग आंदोलन का स्थगन। तो असहयोग आंदोलन का स्थगन 1922 में हुआ दोस्तों, और चौरी चौरा कांड भी जो है 1922 में हुआ। 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत, जो कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर 3000 किसानों के एक कांग्रेसी जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाने से नाराज भीड़ ने पुलिस के थाने पर हमला करके आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। दोस्तों इस घटना से व्यथित होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 12 फरवरी को गुजरात के बारदोली नामक स्थान पर अपनी बैठक की और एक प्रस्ताव द्वारा उन सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी जिससे कानून का उल्लंघन हो सकता था। इस बैठक में यह निर्धारित किया गया कि अब लोग अपना समय चरखे की लोकप्रिय बनाने, राष्ट्रीय विद्यालय चलाने, छुआछूत मिटाने तथा हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने जैसे रचनात्मक कार्यों में लगाएं। आगे देखते हैं दोस्तों समकालीन अन्य आंदोलन जो थे दोस्तों। तो झंडा सत्याग्रह का हुआ दोस्तों 1923 में हुआ, और किस लिए हुआ था? तो कांग्रेस के ध्वज के प्रयोग का रोकने के विरुद्ध में हुआ था दोस्तों झंडा सत्याग्रह, जो कि 1923 में हुआ था। वलसाड सत्याग्रह जो कि गुजरात में हुआ था दोस्तों 1923 में ही हुआ था। डकैती कर के विरोध में आंदोलन के सूत्रपात के रूप में ये हुआ था। गुरु का बाग सत्याग्रह पंजाब में हुआ था दोस्तों 1922-23 में। इसके अंतर्गत उपदस्थ महंत और नवगठित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के मध्य हुआ था दोस्तों। तारकेश्वर सत्याग्रह जो कि बंगाल में है 1924 में हुआ दोस्तों। एक भ्रष्ट महंत के विरुद्ध स्वामी विश्वानंद द्वारा प्रारंभ हुआ। वायकोम सत्याग्रह केरल में हुआ दोस्तों 1924-25 में हुआ था, और इसमें जो मुख्य रूप से मंदिर में प्रवेश हेतु हुआ था, और टी के माधवन द्वारा जो है इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन के बाद की राजनीतिक स्थिति देखते हैं दोस्तों। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने से राष्ट्रवादियों ने इसके पक्ष विपक्ष में अपने मत दिए। कुछ ऐसे राष्ट्रवादी थे जिन्हें गांधी जी में पूरी श्रद्धा थी और उन्हें विश्वास था कि आंदोलन पर यह रोक संघर्ष के गांधीवादी रणनीति का ही एक भाग है, किंतु कुछ युवा राष्ट्रवादियों ने आंदोलन स्थगन का विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के निर्णय का विरोध किया, किंतु अंततः गांधी जी का निर्णय सभी को स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार पहला असहयोग और नागरिक अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। ब्रिटिश सरकार ने अशांति फैलाने के अभियोग में गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की कैद की सजा हुई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि गांधी जी को कब कैद गिरफ्तार किया गया? तो 10 मार्च 1922 को, और कितने वर्ष की सजा दी गई? तो 6 वर्ष की सजा की गई। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात देश के राजनीतिक वातावरण में गहरी निराशा उत्पन्न हो गई दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में देखते हैं।
असहयोग आंदोलन के समय वर्ष 1920 में गांधी जी ने अपना केसरी हिंद पदक वापस कर दिया दोस्तों, जो उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। वर्ष 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी दोस्तों। वर्ष 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की थी और असहयोग आंदोलन के समय मोहम्मद अली जिन्ना, जी.एस. खापर्डे और बिपिन चंद्र पाल और एनी बेसेंट जैसे नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया था दोस्तों। आगे देखते हैं स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ दोस्तों? 1923 में। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात कांग्रेस दो दलों में बंट गई। इनमें से एक दल परिवर्तनवादी तो दूसरा अपरिवर्तनवादी था। असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय विधान परिषद का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। एक दल जो कि परिवर्तनवादी दल था, जिसका नेतृत्व C.R. दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे, वे चाहते थे कि कांग्रेस को चुनावों में भाग लेना चाहिए और परिषदों को उनके अंदर पहुंचकर तोड़ना चाहिए। दूसरा दल जो कि अपरिवर्तनवादी दल था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंसारी आदि लोग कर रहे थे, इस प्रस्ताव का विरोधी था। वे चाहते थे कि कांग्रेस रचनात्मक कार्य में लगी रहे। आगे देखते हैं दोस्तों, वर्ष 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ, जिसके अध्यक्ष C.R. दास थे। इस अधिवेशन ने परिषदों में ना जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस प्रस्ताव के समर्थकों ने वर्ष 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष C.R. दास तथा सचिव मोतीलाल नेहरू बने और यह पार्टी स्वराज पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है इसके बारे में दिया गया स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित। तो वर्ष 1922 में जो कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ था दोस्तों, उसी में जो है इससे संबंधित प्रस्ताव लाया गया और जिसके अध्यक्ष C.R. दास थे और इसके अध्यक्ष C.R. दास और सचिव मोतीलाल नेहरू थे दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, स्वराज पार्टी को कांग्रेस के अंदर ही एक समूह के रूप में कार्य करना था। इसने कांग्रेस के लगभग सभी कार्यक्रमों को स्वीकार किया। इसी बीच 5 फरवरी 1924 को स्वास्थ्य के कारण गांधी जी को जेल से रिहा किया गया, किंतु वे दोनों दल में एकता बनाए रखने में असफल रहे। गांधी जी के परामर्श पर दोनों दलों ने कांग्रेस में रहकर ही अलग अलग तरीके से कार्य करने का निर्णय लिया। आगे देखते हैं दोस्तों, स्वराज पार्टी में विभाजन। जून 1925 में C.R. दास की मृत्यु के पश्चात स्वराज पार्टी में भी संकट उत्पन्न हो गया। स्वराज पार्टी के नेता मोतीलाल नेहरू और C.R. दास कट्टर राष्ट्रवादी थे, किंतु सांप्रदायिकता ने इस पार्टी को विभाजित कर दिया। स्वराज पार्टी ने नवंबर 1923 में यह चुनाव में अच्छी सफलता प्राप्त की। उन्होंने केंद्रीय धारा सभा के चुनाव में भरी जाने वाली 101 सीटों में से 42 सीटें जीत ली। मार्च 1925 में स्वराज्यवादी एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय धारा सभा का अध्यक्ष बनाने में सफल रहे। जिस समय राष्ट्रीय आंदोलन फिर से शक्ति अर्जित करने में लगा था, जिससे समय में स्वराज्यवादियों ने राजनीतिक शून्य को भरा और उन्होंने 1919 में सुधार कानून की कमी को भी दर्शाया। इस काल में व्यापक राजनीतिक गतिविधियां नहीं हुई, फिर भी ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को जीवित रखने में स्वराज्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रस्तुत उनकी नीतियों तथा प्रस्तावों के लिए परिषदों की सम्मति प्राप्त करना लगभग असंभव बना दिया। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, क्योंकि बड़ा चैप्टर है दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बी में जो है आप लोगों को इसके आगे मिलेगा, क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण के फेज के रूप में देखेंगे दोस्तों। और अगर इसका PDF आप लोगों को चाहिए दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ जाकर जुड़ जाएँ, आपको इसका PDF मिल जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।